हेलो एवरीवन, दिस इज अर्शद तारी। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं कार्टिलेज के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन के टाइप्स, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद हमने बोन को पढ़ा था, बोन की स्ट्रक्चर, बोन की लोकेशन, बोन की पोजिशन। उसके बाद हमने कुछ नहीं पढ़ा था, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं कार्टिलेज को, डिस्कस करते हैं कार्टिलेज क्या है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह डिवीजन ऑफ बोन्स इन ह्यूमन एंडोस्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, हमने ये भी पढ़ा था एंडोस्केलेटन ह्यूमन के एंडोस्केलेटन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनसाइड होता है, वो लिविंग टिश्यूज का बना हुआ होता है, बोन और कार्टिलेज का। कोई किसी भी लिविंग कार्टिलेज का कोई भी चीज़ बना हुआ हो तो उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है। सो बोन की स्ट्रक्चर पड़ी थी, वो भी कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, पोजीशन के हिसाब से भी कॉम्प्लेक्स थी और स्ट्रक्चर के हिसाब से अंदर कंपोजिशन से भी कॉम्प्लेक्स थी। अब कार्टिलेज के बारे में पढ़ते हैं। कार्टिलेज थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि बोन बनता ही कार्टिलेज से है। पहले कार्टिलेज पढ़ लेते हैं, कार्टिलेज क्या है। डियर स्टूडेंट्स, कार्टिलेज एक सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल एंड इलास्टिक कार्टिलेज है, लिविंग टिश्यू है जो के बोन को बनाता है। जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तो सबसे पहले कार्टिलेज बनता है, उसके बाद बोन बनता है, क्योंकि बोन रिप्लेस करता है कार्टिलेज को। कार्टिलेज एक सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल, इलास्टिक क्या है, लिविंग टिश्यू है। कार्टिलेज सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है एंड इलास्टिक लिविंग टिश्यू है। क्या है? लिविंग टिश्यू। अगर ये लिविंग टिश्यू है तो इसके बारे में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स की तरह जाएंगे और कॉम्प्लेक्स तरह जानेंगे इसको। तो कार्टिलेज के हवाले से देख सकते हैं, इसकी आउटर कवरिंग को क्या कहते हैं? आउटर कवरिंग, कार्टिलेज पेरिकॉन्डियम। जैसे हमने बोन के आउटर कवरिंग को हमने पेरिओस्टियम कहा था, वैसे ही इसकी आउटर कवरिंग को हम पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। वेरी नाइस। बोन कार्टिलेज क्या होता है? इट forms first during embryological development। कब बनता है ये? जब एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होती है तब पहले ये कार्टिलेज बनता है। सो कार्टिलेज क्या करता है? कार्टिलेज इज प्रीकर्सर टू बोन। प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर हम उस चीज को कहते हैं जिससे कोई चीज बने। पहले कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज के बाद बोन बनता है, कार्टिलेज से ही बोन बनता है, इसलिए कह सकते हैं कार्टिलेज मेक्स बोन और बोन रिप्लेसेस। बोन क्या करता है? रिप्लेस करता है, रिप्लेसेस कार्टिलेज। जैसे जैसे कोई इंसान बड़ा होता है और वो ग्रोथ करता है तो उसके बोन्स फ्यूज हो जाते हैं, कार्टिलेज हार्डन हो जाते हैं, ऑसिफाई हो जाते हैं, कैल्सीफाई होते हैं, उसमें मिनरलाइज हो जाते हैं, मिनरल डिपॉजिट हो जाते हैं। मिनरल डिपॉजिट होने की वजह से वो कैल्सीफाइड हो जाता है या ऑसिफाइड हो जाता है। उसके बाद वो बोन रिप्लेस करता है कार्टिलेज को, इसलिए कहते हैं कि कार्टिलेज इज प्रीकर्सर टू द बोन। स्टूडेंट्स, वो भी याद रखें, कोई भी जो लिविंग टिश्यू है उसको एनर्जी चाहिए होती है वर्क करने के लिए, और हमारे कार्टिलेज भी हमारा वर्क करते हैं, हमारी सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिवेंट करते हैं किसी भी स्ट्रेसेस को। सो वो कैसे एनर्जी उन्हीं कैसे चाहिए जबकि उसके पास ब्लड वेसल्स भी नहीं है। याद रखें, कोई भी एनर्जी या न्यूट्रिशन वगैरह जिससे हमें एनर्जी चाहिए वो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए हमारे हर लिविंग टिश्यू के पास पहुंचता है। इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है तो वो कैसे न्यूट्रिशन गेन करेगा और कैसे एनर्जी गेन करेगा। याद रखो, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रमजान शरीफ वाला महीना आ रहा है ना, हॉस्टल के स्टूडेंट्स कैसे क्या करेंगे? कहीं कहीं हॉस्टल के स्टूडेंट्स के पास वो रोजे की अफ्तारी का सिस्टम थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहीं कहीं, हर हॉस्टल में ऐसी बात नहीं है। वो हॉस्टल वाले बच्चे क्या करते हैं, आसपास में कोई मस्जिद वगैरह देखते हैं, कहीं इंतजाम हो जाए माशाल्लाह, तो वो देख लेते हैं और वो वहाँ पर अफ्तारी जाकर करते हैं। ऐसे ही मिसाल ऐसे थोड़ा सा ऐसे समझिए, इनके पास ब्लड वेसल्स नहीं होते तो वो क्या एनर्जी कैसे रिसीव करेंगे? वो सराउंडिंग में देखते हैं किसी और लिविंग टिश्यू से एनर्जी डिफ्यूजन वाले प्रोसेस के जरिए गेन करते हैं, फिर एनर्जी गेन करके वहाँ पर उस न्यूट्रिशन मिल जाता है, वो एनर्जेटिक हो जाते हैं। जब एनर्जेटिक हो जाते हैं वो वर्क करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें प्रिवेंट करते हैं, हम सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर्स इसकी ऐसी है कुछ जो हमने पढ़ा था, सॉफ्ट है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, ठीक। कार्टिलेज के लिए
सॉरी बोन के लिए ये प्रीकर्सर है, बोन से ही बोन इससे बनता है। प्रिवेंट करता है कैसे? प्रिवेंट अस फ्रॉम डेली स्ट्रेसेस ड्यूरिंग वॉकिंग, और ऐसे कह सकते हैं कि ये हमें प्रोटेक्ट करता है अस फ्रॉम हेवी स्ट्रेसेस इट इज प्रेजेंट। कहाँ मौजूद होता है? या तो ये बोन के सरफेस पर होता है, या जब दो बोन ज्वाइंट की जगह पर फ्यूज होते हैं, उन दोनों बोन्स के बीच में हमें कार्टिलेज मिलता है, क्योंकि कार्टिलेज ज्वाइंट करता है दो बोन्स को, तभी ये ज्वाइंट बनता है। प्रेजेंट बिटवीन बोन्स एट ज्वाइंट एंड प्रेजेंट ऑन बोन सरफेस। मैंने न्यूट्रिशन वाली बात लिखी नहीं थी, आप बस मैंने बता दिया है। आप कोई पॉइंट नोट करना चाहें तो कॉपी पेन लेकर लेक्चर दौरान उस पर लिख दें। ये था कार्टिलेज के बारे में। और कार्टिलेज के सेल्स क्या होते हैं? सेल्स ऑफ कार्टिलेज, क्योंकि लिविंग टिश्यू के अंदर सेल्स होते हैं और कार्टिलेज सेल्स का बना हुआ होता है। जैसे बोन के सेल्स में पड़े थे ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोसाइट, ओस्टियोक्लास्ट एटसेट्रा, वैसे ही सिंपल तरीके से कार्टिलेज के सेल्स होते हैं कोंड्रोब्लास्ट। कोंड्रोब्लास्ट क्या है? जैसे हमने ओस्टियोब्लास्ट पढ़ा था, बोन फार्मिंग सेल होता है, ये कार्टिलेज फार्मिंग सेल होता है। क्या होता है? कार्टिलेज फार्मिंग सेल। जैसे हमने ओस्टियोसाइट के बारे में पढ़ा था, ओस्टियोसाइट मैच्योर सेल होता है जो कि बोन फार्मिंग में भी वो भी हेल्प करता है, वैसे ही कोंड्रोसाइट कहते हैं, कोंड्रोसाइट। ये भी एक मैच्योर सेल है, जो कि फॉर्म्स एंड आइसोलेट, वो आइसोलेट होता है फ्रॉम लेकुनाई। लेकुनाई से आइसोलेट होता है। लेकुनाई क्या है? लेकुनाई इज द स्पेसिस, लेकुनाई और स्पेसिस अराउंड कोंड्रोब्लास्ट वेयर मैट्रिक्स इज डिपॉजिटेड, जहां मैट्रिक्स डिपॉजिट होती है। उस मैट्रिक्स किस चीज की बनी हुई होती है? मैट्रिक्स भी एक्स्ट्रा लिविंग टिश्यू है। मैट्रिक्स क्या है? एक्स्ट्रा लिविंग, फिर इसमें नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। एक्स्ट्रा लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। उस मैट्रिक्स की कंपोजिशन क्या है? इसमें कोलेजन प्रोटीन होते हैं, कोलेजन प्रोटीन, इसमें नॉन कोलेजन प्रोटीन। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसकी ये चीज बनी हुई है, वो है प्रोटियोग्लाइकन। क्या है? प्रोटियोग्लाइकन। ये एमसीक्यूज तौर पर आप याद रख लें कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक एक्स्ट्रा लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट है जो कि बोन या किसी कार्टिलेज दोनों को बना सकता है। और मैट्रिक्स किस चीज की कंपोजिशन है? मैट्रिक्स के अंदर ये चीजें आ जाती हैं, प्रोटियोग्लाइकन। फिर एमसीक्यूज ये बन सकता है कि प्रोटियोग्लाइकन किस चीज का बना हुआ होता है, तो ये आप याद कर लें। इसके अंदर एक आता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट प्लस में प्रोटीन। ये कोलेजन प्रोटीन, नॉन कोलेजन प्रोटीन, प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन किसका बना होता है? कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एंड प्रोटीन। ये हमें 80% कार्टिलेज के अंदर 80% वाटर मिलता है तकरीबन। ठीक है। ये मेरे पास कोई सेल्स वगैरह नहीं बनाते क्योंकि हार्ड टिश्यूज नहीं है, इनके पास कोई बोन मेरो वगैरह नहीं होता, क्योंकि सेल की प्रोडक्ट कहाँ होती है? बोन मेरो के अंदर। ये बोन मेरो नहीं रखते, इसकी वजह से हमें बस जस्ट प्रोटेक्ट करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर की तरह एक्ट करते हैं। कहीं स्ट्रेस वगैरह आ जाती है तो वो जैसे बाइक के अंदर शॉक एब्जॉर्बर लगे पड़े होते हैं ना, स्प्रिंग के बने हुए होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर वैसे ही ये शॉक एब्जॉर्बर होते हैं और स्प्रिंग की तरह एक्ट करते हैं। कहीं साउंड वगैरह, क्रैकिंग साउंड वगैरह हमें सुनने में आता है तो उसका मतलब ये टूट गया है। ठीक है। जब ये टूट जाता है तो हमारे बोन के अंदर स्ट्रेस हो जाती है, प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, फिर हमें कोई इंजरी वगैरह हो जाती है। ठीक, वो बात की बात है। वो डिसऑर्डर्स जब हम सपोर्टेड मूवमेंट के हवाले से पढ़ेंगे तो भी पढ़ेंगे। अभी थोड़ी डिवीजन पढ़ लेते हैं। डिवीजन ऑफ बोन्स इन एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन क्यों पढ़ते हैं?
हमारे पास ह्यूमन का स्ट्रक्चर, हम ह्यूमन का स्केलेटन दिया हुआ है तो ह्यूमन के स्केलेटन को डिटेल में पढ़ेंगे। कौन सा है ह्यूमन का स्केलेटन? एंडोस्केलेटन है तो एंडोस्केलेटन को पढ़ लेंगे। डिवीजन के हवाले से देखते हैं इसकी 2 डिवीजन है। अच्छा पहले बताएं इसके अंदर बोन कितने हैं। बोन इसके अंदर यहाँ तो हमें पूछा जाएगा चाइल्डहुड के बोन्स कितने हैं, तकरीबन 300 होते हैं। और अडोलसेंस के बारे में पूछा जाएगा, अडोलसेंस या अडल्ट बोले, अडल्टहुड में 206। क्या 300 से 206 हो जाते हैं बोन्स खत्म हो जाते हैं? क्या बोन्स टूट जाते हैं या बोन्स उड़ जाते हैं ऊपर की तरफ? नहीं, कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं। ठीक है, बोन फ्यूज होने की वजह से 300 से हमारे पास 200 बनते हैं बोन, होते हैं उतने ही होते हैं। ठीक है, अच्छा फिर हम किसको पढ़ें, चाइल्डहुड को पढ़ें या अडल्टहुड को पढ़ें? काउंटिंग करेंगे तो वो हमारे पास 300 हो जाएंगे, 200 भी हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हम स्ट्रक्चर के हवाले से पढ़ेंगे, डिवीजन करेंगे, क्लासिफाई करेंगे बोन्स को, तो हम अडल्टहुड की बात करेंगे और 206 बोन्स पाएंगे। तो क्लासिफिकेशन के हवाले से देखते हैं। मेजर क्लासिफिकेशन 2 तरह की हो सकती है। एक होता है एक्सियल स्केलेटन, दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। एंडोस्केलेटन भी कह सकते हैं, एंडोस्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन क्या है, अपेंडिकुलर स्केलेटन क्या है? एक्सियल स्केलेटन याद रखें, हमारे बॉडी का सेंट्रल पोर्शन बनाता है, बीच वाला पोर्शन। ये हमारे बाजू और जो पैर हैं वो हमारे लिम्स बनाते हैं जो एक्स्ट्रा। अपेंडिकुलर का मतलब क्या है? कोई भी लटकी हुई चीज, ये हमारे बाजू लटके हुए हैं हमारी बॉडी से, वो पेरिफेरल साइड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेरिफेरल साइड्स। ये सेंट्रल साइड बनाते हैं, फॉर्म सेंट्रल पोर्शन ऑफ आवर बॉडी। जबकि ये क्या करते हैं? फॉर्म पेरिफेरल साइड। इसके अंदर 80 बोन्स होते हैं, जबकि इसके अंदर 126 बोन होते हैं। 126 एंड 80 कितने बनते हैं? 206। तो इसकी 80 बोन्स की कैसे डिवीजन करेंगे, इसके क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? तो एक्सियल स्केलेटन हमारी बॉडी के अंदर कुछ इसे, इस स्कल और ये जो हमारा एब्डोमेन है, ये पूरा सेंट्रल एक्सिस बनाता है। इस स्कल से बोन एब्डोमेन तक कितने बोन्स आ जाती हैं, इसे हम एक्सियल स्केलेटन की क्लासिफाई करते हैं, तो उसमें वो मिलते हैं हमें। स्कल बनता है, स्कल के बाद रिब्स बनती हैं, रिब्स में पीछे से वर्टिब्रल कॉलम होता है और इसके अंदर एक स्टर्नम होती है जिसे हम ब्रेस्ट बोन कहते हैं। और एक स्कल के अंदर हाईलाइट बोन होता है, वो भी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है, वो पढ़ते हैं, लिखते हैं कि इसकी डिवीजन करेंगे जब सेंट्रल एक्सिस में एक्सियल स्केलेटन में स्कल आता है जिसमें 28 बोन होते हैं। उसके बाद आता है वर्टिब्रल कॉलम जिसमें 26 बोन होते हैं। थोरेस से केज है, उसके अंदर आप रिब्स भी पढ़ लेते हैं, थोरेस से केज पूरा पढ़ते हैं। ठीक है, थोरेस से केज, उसके अंदर रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर्स होते हैं, इसे कह सकते हैं 24 रिब्स। और उसके बाद एक स्टर्नम होती है, ब्रेस्ट बोन, और एक हाईलाइट बोन होता है। तो क्या करता है? टंग को ओरल कैविटी के साथ अटैच करने में हेल्प करता है। यू शेप का होता है। कितने बोन होते हैं? 28, 26, 24। ये भी वन होता है, ये भी वन होता है। आप काउंट करेंगे तो 80 हो जाएंगे। ठीक है, अब एंडिकुलर स्केलेटन इसके बाद पढ़ते हैं। पहले एक्सियल स्केलेटन की डिवीजन को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक्सियल स्केलेटन कितने बोन बनते हैं? 80। स्कल के अंदर 28 होते हैं। स्कल को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए में आ जाएगा क्रेनियल, क्योंकि स्कल के अंदर, स्कल ये है पूरा स्कल, इस चिन्ह से लेकर पूरे क्रेनियम जो ब्रेन बॉक्स होता है उसके अंदर ये सारा स्कल होता है, स्कल बनता है। स्कल के जो ये है ना सामने वाला फोर ब्रेन के ऊपर वाला हिस्सा जो हमें क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियल बॉक्स मिलता है। तो क्रेनियम में कितने बोन्स होते हैं? 14 बोन्स। जबकि हम बात करते हैं फेशियल बोन्स, फेशियल बोन्स होते हैं क्रेनियम में 8 होते हैं, फेशियल बोन्स 24 होते हैं। उसके बाद ईयर ऑसिकल्स होते हैं, ईयर ऑसिकल्स ये 6 बनती हैं।
और क्या होता है, क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स या ऑसिकल्स, ये 28 हो जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर स्कल के अंदर ही पढ़ लेते हैं इस हाई आइड बोन को। तो एक हाई आइड बोन होता है, हाई आइड बोन कितने होते हैं, एक। वैसे नहीं कह सकते स्कल के अंदर 28 है, क्योंकि ये किसी भी साइड से किसी और बोन से अटैच नहीं होता। हाई आइड बोन स्केलेटन के अंदर अटैच नहीं है, सो वैसे नहीं कह सकते कि स्कल के अंदर 29 बोन्स होते हैं। कहीं कहीं आपको 29 मिलेंगे, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई आप टेस्ट देते हैं उसमें 29 आपको लिख पाता है तो 29 कर सकते हैं, जब इंटरनेशनल टेस्ट में आप 29 नहीं करेंगे, 28 होंगे। क्रेनियल की क्लासिफिकेशन करेंगे तो उसमें 8 होते हैं, 2 अनपेयर्ड, 2 पेयर्ड होते हैं, बाकी 4 कितने बनते हैं, अनपेयर्ड। ये बनेंगे 8, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएंगे, 2 × 2 4, बाकी ये 4, टोटल 8 बनेंगे। अच्छा, 2 पेयर्ड कौन से होते हैं, 4 अनपेयर्ड कौन से होते हैं, तो वो पढ़ लेते हैं। 2 पेयर्ड आप क्रेनियल बोन्स को याद कैसे करेंगे, ट्रिक सुने। जब किसी भी चीज को याद करें ना, कोशिश करें कि सिंप्लीफाई करके याद करें। पेस्ट ऑफ, ये एक सेंटेंस है, पेस्ट ऑफ, उसको आप यहां पर पुट करें, पेस्ट ऑफ। अब इसके नाम्स लिखेंगे, हर एक वर्ड बनेगा। पी से होता है पेरिएटल, ई से बनता है एथमाइड, एस से बनता है स्फेनॉइड, टी से बनता है टेम्पोरल, जबकि ओ से बनता है ऑक्सीपिटल, और फ्रंटल क्या बनता है, फ्रंटल। पेरिएटल और टेम्पोरल 2 हैं, पेयर्ड हैं, जबकि ये सब एक हैं, सिंगल मिलते हैं। अब काउंट करें, 8 बनते हैं, 2 2 4 5 6 7 8 बन गए। पेस्ट ऑफ क्रेनियम के बोन्स कितने बनते हैं, 8 होते हैं, 2 पेयर्ड, 2 बाकी 4 अनपेयर्ड होते हैं। ये पेस्ट ऑफ पेरिएटल, एथमाइड, स्फेनॉइड, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, ये ट्रिक याद रहेगा। ओके, वेरी नाइस। अब चलते हैं फेशियल बोन्स की तरफ। फेशियल बोन्स कितने होते हैं, 14 होते हैं, उसके अंदर 6 पेयर्ड होते हैं और 2 अनपेयर्ड। पहले लिखते हैं तो अनपेयर्ड कौन से हैं, वो तो अनपेयर्ड होते हैं। एक होता है वुमर, दूसरा होता है मैंडिबल, मैंडिबल भी एक होता है। ये 2 अनपेयर्ड होते हैं। 6 पेयर्ड कितने होते हैं, 6 पेयर कौन से होते हैं, 6 पेयर ये होते हैं, 6 पेयर। एक होता है लेक्रिमल, दूसरा होता है जाइगोमेट्रिक, ये सब 2 होते हैं। 2 नेजल बोन होता है, नेजल बोन कितने होते हैं, 2। इंटरनल नेजल केनोकाई, इसे कह सकते हैं इंटरनल नेजल कोनिकाई, ये कितने होते हैं, 2। मैक्सिला, ये भी 2 होते हैं। पैलेटन, ये भी 2 होते हैं। काउंट करें अब, 2 अनपेयर्ड है, मैंडिबल एंड वोमर 2, लेक्रिमल 2, जाइगोमेट्रिक 2 होते हैं, नेजल बोन 2 होते हैं, इंटरनेजल कोनिकाई 2 होते हैं। ठीक है, मैक्सिला भी 2 होते हैं, पैलेटन 2 होते हैं। जिस सब काउंट करेंगे कितने हो जाएंगे, 14। 1 2 3 4 5 6 6 2 12, 12 इंटू 2 14 बनेंगे। फेशियल बोन्स के अंदर कितने बनते हैं, 14 14 ये बनेंगे, 8 ये बनेंगे। ठीक है, ईयर ऑसिकल्स बोलते हैं। ईयर ऑसिकल्स क्या होते हैं, ईयर ऑसिकल्स हमारे ईयर के अंदर स्मॉल छोटी छोटी बोनें होती हैं। ठीक है, वो हड्डियां क्या करती हैं, हेल्प करती हैं मूवमेंट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ साउंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू अवर इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर के अंदर ऑसिकल्स कितने हो सकते हैं, 6 होते हैं, 3 पेयर होते हैं। ऑसिकल्स 3 पेयर्स कह सकते हैं, या टोटल 6 बोन्स कह सकते हैं। अब आप कैसे याद करेंगे इन बोन्स को, आपको मैं ये बताता हूं कि 2 को, अच्छा मिस को मल्टीप्लाई कर दें 2 से, क्योंकि 2 मिस हेज, आप क्या बोलते हैं, इंग्लिश में क्या होता है कि सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होता है। मैं क्या करता हूं कि 2 मिस 2 हैं, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा है हेज, 2 मिस हेज कम। ठीक है, आप इस इंग्लिश को छोड़े, इंग्लिश की थोड़ी यहाँ पर वायोलेशन करना हक है, क्योंकि थोड़ा हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी को याद करने का कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से याद करना पड़ता है। तो हम इस इंग्लिश की वायोलेशन से हम याद करेंगे 2 मिस हेज कम।
कैसे याद करेंगे? टू मिस फॉर एम, एम क्या होता है? मेलियस मल्टीप्लाई, या ऐसे कह सकते हैं कि ऐड कर लें। इनकस दूसरा होता है स्टेप्स। इसका मतलब है कि हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मेलियस 2 इनकस 2 स्टेप्स। कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। अच्छा, हेज क्या बता रहा है हमें? हेज ये बता रहा है कि दूसरा नेम भी है मेलियस इनकस स्टेप्स का, वो कौन सा है? हेज से हेमर, मेलियस को क्या कह सकते हैं? मेलियस को हम कहते हैं हेमर, और एच ए क्या होता है? एनुअल। इनकस को हम क्या कहते हैं? एनुअल। और स्टेप्स को हम क्या कहते हैं? स्टेप्स को हम कहते हैं स्टेप। क्या? स्टेप। याद रहेगा? मेलियस इनकस स्टेप्स, हेज, हेमर, एनुअल एंड स्टेप। ये होती हैं 6 एयर ऑसिकल्स। वो 6 एयर ऑसिकल्स हमें साउंड की ट्रांसमिशन को हेल्प करते हैं। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमें ला कराते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में। और ये क्या होता है? स्टर्नम। स्टर्नम हमारे चिन के साथ नीचे से आती है और वो रिब्स को मिलाती है। स्टर्नम जिसे ब्रेस्ट बोन कहते हैं, सॉरी थोड़े से कैच उनके बीच में होता है, और वो दोनों साइड रिब्स को मिलाता है। रिब्स क्या होती है वो फिर कर लेते हैं कि रिब्स, हर एक रिब स्ट्रेट, फ्लैट होती है और कर्व्ड होती है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम वर्टिब्रल कॉलम के बोन्स को क्लासिफाई करेंगे। तो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितने बोन आती हैं? 26 और 33 में आपको बता दूंगा कि 33 कैसे बनते हैं, इसके अंदर ही पढ़ लेते हैं। अब वर्टिब्रल कॉलम के अंदर बोन्स को कैसे याद करेंगे, थोड़ा सा सुने, ठीक है? मैंने एक दोस्त से मिला, उसने मुझे एक बात बताई और मैंने उससे कहा कि जो आप मुझे बता रहे हैं वो कल उस फलां शख्स से भी कह देना, ठीक है? वो शख्स, वो दोस्त हमारा था लक्ष्य। सो मैंने अपने जो दोस्त मेरे सामने खड़ा था और उसके साथ मुलाकात थी, उससे मैंने कहा कल तुम लक्ष्य से कहना। क्या? कल तुम लक्ष्य से कहना। मुझे पता है बायोलॉजी के अंदर टर्मिनोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट होते हैं और उन्हें याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जो पहले बात पढ़ा था इसी की तरह हम याद करेंगे, ट्रिक्स की तरह। तो अब याद करने के लिए कैसा है, थोड़ा सा उर्दू लिख लेता हूँ और उर्दू के साथ उसकी इंग्लिश पढ़ेंगे। कल, मेरी इंग्लिश थोड़ी उर्दू राइटिंग सही नहीं है, कल तुम लक्ष्य से कहना, ठीक है? कल तुम लक्ष्य से कहना। इस कल से क्या आता है? पहला सी, तुम से टी आता है, एल से लक्ष्य से एल आता है, और से एस, सी है जो लास्ट वाला, कहना। इस सी से तरतीब जाइए, क्योंकि तरतीब के हवाले से हमने सेंटेंस बनाया है, वरना तो आपको याद है बस सर्विकल, कोकेक्स, लुम्बर, थोरेसिक, बस रेगुलर नहीं। ये एक रेगुलर ऑर्डर है, उस ऑर्डर के हिसाब से बोन्स को याद करना है। ऊपर से नीचे तक बोन आते हैं। ये पहला होता है सर्विकल, पहला सर्विकल है, इसलिए मैंने कल से बनाए, वरना कल तो मैं लास्ट में भी कह सकता हूँ लक्ष्य से तुम कहना। क्या? लक्ष्य से तुम कहना, वो भी तो ऑर्डर बन सकता था, लेकिन वो बोन की रेगुलर ऑर्डर नहीं है। इसके बाद आता है थोरेसिक, थोरेसिक बोन्स या थोरैक्स कह सकते हैं। उसके बाद आता है लुम्बर, सेक्रल। आप सिंगल सेक्रम बोलेंगे, मैं आपको बताता हूं क्यों। यहाँ पर थोड़ा बनता है कोकेस, कोकेस, लुम्बर, थोरेसिक, सर्विकल, सेक्रल, कोकेस। अच्छा ये कितनी होती है? 7 ये होती है, 12 ये होती है। ये कितने बन गए? जब भी बनेंगे बताएंगे। 5 1 ये एक बनेगा और ये एक बनेगा। कितने होंगे? 7 5 12 12 12 40 42 26 बनेंगे। अच्छा 33 कैसे बनते हैं? 33 के लिए हम कहेंगे सर्विकल 7 होते हैं, थोड़े से 12 होते हैं, लुम्बर 5 होते हैं, लेकिन इनमें से वेरिएशन आती है। जब अडोलसेंस, चाइल्डहुड से अडोलसेंस को इंसान डेवलप करता है तो चाइल्डहुड से पहले सेक्रल बोन्स कितनी होती है? 5 होती है, और जबकि कोकेक्स 4 होती है। वो 4 और ये 5 फ्यूज होकर एक एक बोन बनाते हैं, ठीक है? कोकेक्स को हम टेल बोन भी कहते हैं, जो कि हमारे लास्ट में एंड में बोन बनता है, टेल बोन। ये हमारे अंदर वेस्टिजियल बोन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ठीक है? जब आप एवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे लास्ट में, वो कुछ बात वेस्टिजियल ऑर्गन्स कुछ होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर अभी नहीं है। वो वेस्टिजियल ऑर्गन हमारे अंदर 2 तरह की है, एक टेल बोन बनता है, दूसरा वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन के कॉलम से बनता है। 18 सेंटीमीटर का कुछ थोड़ा सा होता है ऑर्गन, वो वेस्टिजियल है, किसी भी काम करना है बस वैसे ही पड़ा रहता है, ठीक है? कोकेक्स भी इसी तरह वेस्टिजियल बोन है, काम वगैरह इसका नहीं है, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट कर लेता है फिर भी। यह होता है कोकेक्स, सेक्रम, लुम्बर, थोरेसिक, सर्विकल। बोन याद रहेंगे कितने बनते हैं? 26। यहाँ पर बोलेंगे तो 33। अच्छा इसका फार्मूला क्या है? किसी भी ऑर्गन की लोकेशन या पोजीशन बताई जाती है तो उसके लिए फार्मूला होता है, तो ये सब लिखेंगे CTLSC। आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, यहाँ बस वैसा ही लिख दें 7 12 5 1 1। ये कितने बन गए? 26।
जब आप 33 के लिए फार्मूला बनाएंगे C7 T12 L5 S5 और ये कोकेक्स वाला 4 बनेगा, क्योंकि 4 बॉन्ड फ्यूज होकर 1 बनाते हैं, तो ये 33 बनेगा। ये है अडल्टहुड, जबकि ये बनेगा क्या, 8 चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के पास कितने बॉन्ड होते हैं, 33 बॉन्ड्स होते हैं। रिब्स केज पढ़ लेते हैं। रिब्स केज के अंदर रिब्स आ जाती हैं। हर एक रिब्स फ्लैट होती है, कर्व्ड होती है, इंटीरियरली अटैच्ड होते हैं। इंटीरियरली का मतलब क्या है, फ्रंट साइड में अटैच्ड होते हैं ब्रेस्ट से, और पीछे से अटैच्ड होती हैं बैक बोन्स। इंटीरियरली कनेक्टेड विथ ब्रेस्ट बोन, जबकि पोस्टीरियरली कनेक्टेड विथ बैकबोन के साथ अटैच होते हैं। ठीक है, ये कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होती है। ये होते हैं 7 पेयर्स, फर्स्ट 7 पेयर्स, जिसे हम ट्रू बोन्स कहते हैं, ट्रू रिब्स। ठीक है, यहाँ पर दूसरे बनते हैं 5 पेयर्स, जिसे हम फॉल्स बोन भी कहते हैं या फॉल्स रिब्स कहते हैं। ये 7 पेयर्स ट्रू को क्यों होते हैं, ये 7 पेयर्स ट्रू इससे क्या लाती हैं, क्योंकि ये डायरेक्टली अटैच्ड होती है किससे, स्टर्नम बोन से डायरेक्टली अटैच्ड होती हैं। डायरेक्टली अटैच्ड विथ स्टर्नम, जबकि डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती है, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड। सेवन पेयर्स ट्रू रिब्स कहलाती है, 5 पेयर्स फॉल्स रिब्स कहलाती है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होती स्टर्नम से, नॉट डायरेक्टली अटैच्ड विथ स्टर्नम। ठीक है, अच्छा इसमें भी 3 पेयर्स अलग पढ़े जाते हैं, 2 पेयर्स अलग पढ़े जाते हैं। 3 पेयर्स को जनरली फॉल्स इसी रीजन की वजह से कहा जाता है, फॉल्स रिब्स, और इसको फ्लोटिंग रिब्स कहा जाता है। फ्लोटिंग रिब्स, ये फ्लोटिंग रिब्स क्या है, ये फ्लोटिंग रिब्स तैरना, जो तैर रही होती हैं, कैसे तैर रही होती है, वो कहाँ से भी अटैच नहीं होते, ना ही वो स्टर्नम से अटैच होती है और ना ही वो पेयर से अटैच होते हैं। लेकिन अच्छा, इस जो 3 पेयर्स होते हैं ना, इसे फॉल्स रिब्स इसलिए कहा जाता है कि स्टर्नम से अटैच नहीं होते, लेकिन वो ट्रू रिब्स के साथ अटैच होती है। लेकिन ये जो लास्ट वाले 2 पेयर्स हैं, वो ना ट्रू रिब्स के साथ अटैच नहीं, ना स्टर्नम के साथ अटैच नहीं, वो फ्रीली होती है, फ्लोट कर रहे होते हैं। ठीक है, ये सब था एक्सल स्केलेटन की क्लासिफिकेशन। कल हम कोशिश करेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटन की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी थोड़ा सा लंबा है। क्लासिफिकेशन आसान है, लेकिन बोन्स को याद करना उसकी पोजीशन के हवाले से। ठीक है, ये था आज बायोलॉजी का लेक्चर। ठीक, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, बाय बाय।